प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या देख लिया था, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास क्या होता है। हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ भी नहीं, जो हमारा एसआरपी जो वैल्यूज होता है ना उसको अरेंजमेंट एक तरीके से हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूँ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करूँ, उससे हम क्या बोलते हैं, कोई भी ऑर्डर फॉलो करो उससे हम कोई मतलब नहीं है। बस हम इतना देखना है कि एसआरपी को जो वैल्यूज हम निकालते हैं, निकाल के हमने सिंपली एक टेबल बना दी, उसी का टेबल का नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जो हमने ट्रिक भी बताया था, आई होप तो एक दो बार प्रैक्टिस करना, अगर कोई नया ट्रिक मिले तो ठीक है उससे भी कवर अप कर सकते हो। ये पॉइंट कर, अब हमें देखना है यार कि केमिकल सीरीज है जो टेबल है, टेबल को एक बार ठीक है जो एसआरपी वैल्यूज याद करने मत बैठ जाना, क्योंकि एसआरपी वैल्यू कोई नहीं पूछता, कहीं पर भी एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, वो जो हमने जो ट्रिक देखा था, तो जो हमारा बेसिकली जो ट्रिक था वो हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से बन सकता है कि 4 एलिमेंट वहां पर रख देगा, बोले अच्छा बताओ इनमें से किसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है, कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस टाइप का ऑर्डर पूछ सकता है। तो उसके लिए सिंपल सा है कि टेबल याद करो, उसके अकॉर्डिंग हमें याद करना पड़ेगा। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाओगे टॉप टू बॉटम हम जा रहे थे, सिंपली इसमें 2 लाइन है, 2 लाइन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरे 2 लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो सिंपली क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे पास इंक्रीज करा होगा, और बॉटम से टॉप जा रहा हूँ रिड्यूसिंग पावर क्या होगा मेरे पास डिक्रीज हो रहा होगा। दैट्स इट, अपना काम निपट गया। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब वो जो ट्रिक बताया था मैंने, अगर कोई लगे इसके अलावा देखो हर एक बुक्स में डिफरेंट टाइप्स का ट्रिक दे रखा था, अपना मेथड मैंने बस जो मुझे अच्छा लगा मैंने बता दिया। अगर और भी कोई ट्रिक लगे कि हाँ मेरे पास ये दूसरा ट्रिक है लर्न करने का, तो उससे भी कर सकते हैं। मेन यहाँ पे मोटिव देखो, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर लेना ट्रिक ढूंढने में, क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाला है वहां से, कि उसमें ज़्यादा मतलब कि फोकस मत करना कि सीरीज ठीक है लर्न हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो एग्जाम में जो अपना हायर लेवल्स के एग्जाम होते हैं ना, जैसे तुम्हारा जो सीयूसीटी का अगर एग्जाम होगा तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए बोला कि नोट्स रहेगा ना तो फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हो। बोर्ड में भी पूछने का चांसेस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ बोल नहीं सकता इस पर, बट ठीक है फिर भी पर सीरीज को देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, कुछ भी नहीं सीरीज एकदम सिंपल सीरीज है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है यार ये जो ट्रिक मैंने बताया ना, थोड़ा आई नो कि थोड़ा अजीबो गरीब है, तो लगे कि यार हाँ ये ट्रिक अजीबो गरीब, तो कोशिश करना थोड़ा सा न्यू कोई ट्रिक मिले तो बनाने का, ठीक है बन जाएगा एंड वो याद हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं भी होगा ना तो उसमें ज्यादा परेशान मत रहो। जो नर्स इक्वेशन है वो सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना, इसको ही पढ़ना, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं पढ़ना। ठीक है, अब हम जो बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, बेसिकली हमें आज स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। हमने पूरा गैल्वेनिक सेल पूरा हमने अच्छे से देख लिया, पूरा गैल्वेनिक सेल के बारे में अच्छे से, डैनियल सेल के बारे में देखा, उसके एग्जाम पूरा हमने डिटेल में देख चुके हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। बस लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ हमारे पास जो छोटे छोटे इसका क्या क्या यूजेस हो सकता है, एक बार मैं यूजेस दिखा देता हूँ, फिर चलते अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने देखा जो सी था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो बेसिकली हमारा टॉपिक था, उसके अंदर हमें एक छोटा सा डाउट आ गया। डाउट क्या आ गया, मैंने ये देखा कि जो मैंने वहां पे एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, कंस्ट्रक्शन एक तरीके से जो मैंने बनाया, वहां पे प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है देखो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। देखो हमारे पास क्या एक बॉयलर है, ये हमारे पास क्या एक, अरे यार नीचे डायग्राम बनाना चाहिए, कोई नहीं, एक हमारे पास बॉयलर था। ठीक है, अब ये इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया, ये मान लो एक हमारा कंटेनर था जो भी था, इसके अंदर बेसिकली मैंने HCl का सॉल्यूशन, HCl को लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और इसके अंदर मैंने वाटर के अंदर मिक्स किया। अब मन में अगर HCl को इसके अंदर मैं रख दिया पूरे सॉल्यूशन, HCl लिया और मैंने कंटेनर HCl का सॉल्यूशन लिया और मैंने कंटेनर के अंदर फिलअप कर दिया। मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि यार इसने HCl ही क्यों लिया। हमें कोई भी सॉल्यूशन लो, H2SO4 ले लो, HCl ले लो, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ले लो जिसके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट हो ना, सिंपली वो हमें चाहिए, तो सिंपली HCl लिया और मैंने इसके अंदर प्रेजेंट किया। अब HCl का कितना कंसंट्रेशन लिया, 1 मोलर मैंने लिया। लेटर से बाहर का टेम्परेचर जो है मेरे पास वो 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, देखो सी जो हम बेसिकली पढ़े स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैं चाहता हूं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना। लेकिन हाइड्रोजन कैसा तो गैस होता है यार, गैस का कभी इलेक्ट्रोड बनते हुए आ सकते कोई, बिल्कुल हवा होता है। मैं मुंह से क्या इलेक्ट्रोड बना, इलेक्ट्रोड बनने के लिए एकदम लोहे जैसा एकदम थोड़ा सा सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, सॉलिड तो गैस बन नहीं पाएगा, कैसे बना जाए। उसी को बनाने के लिए हमने क्या सेटअप तैयार किया। बेसिकली देखो ये हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर HCl का सॉल्यूशन मिला था, कोई भी सॉल्यूशन मिला सकता है, H2SO4 HCl, फिर जो भी मन करे वो सॉल्यूशन इसमें मिला, तो बस उसके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने ग्लास जैकेट लिया, बस का नाम है ग्लास जैकेट और कुछ नहीं, मैंने ग्लास जैकेट लिया, इसका मतलब यहाँ से ऐसा होल, ठीक है, ये बेसिकली ग्लास जैकेट लिया। एंड ये यहाँ से बेसिकली क्या करो, जो मेरे पास जो होल है यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्योर जो हाइड्रोजन गैस होता है ना उसको मैं यहाँ से पास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्योर H2 गैस इज पास, ठीक है, जैसे भी पास इंजेक्शन के थ्रू मैं पास करा सकता हूँ, या फिर जो भी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है इसके अंदर से H2 गैस को, प्योर जो H2 गैस होता है उसको यहाँ से पास कराया। एंड प्रेशर कितना रखा, 1 ATM। 1 ATM मतलब जो गैस जो बेसिकली मैं पास करा रहा हूँ वो उसका जो प्रेशर रखा वो कितना रखा हमने, 1 ATM रखा। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, देखो H2 गैस यहाँ से पास कर रहा है, अब यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन क्या HCl का। अब यार बेसिकली यहाँ पे धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस में पास कर रहा हूँ और यहाँ पे HCl है, यहाँ पे पूरा H+ आयंस तो प्रेजेंट होगा। अब हाइड्रोजन गैस और H+ आयन मिले, लेकिन यहाँ पे इन लोग का इलेक्ट्रोड तो बन नहीं पा रहा क्योंकि गैस है। अब यार इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम करे तो करे क्या, तो सिंपली हमने प्लेटिनम को बुलाया। प्लेटिनम को क्यों बुलाया कि बाकी किसी एलिमेंट को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि प्लेटिनम एक ऐसा एलिमेंट है बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस या फिर जितने भी ऐसे एलिमेंट जितने भी ऐसे गैसियस एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड नहीं बनता, सिंपली हम उसको बनाने के लिए हम प्लेटिनम का हेल्प लेते हैं। उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होता है कि जो भी गैसियस एलिमेंट होता है उसको अपनी तरफ क्या होता है, अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे स्पॉन्ज हो गया, जो स्पॉन्ज होता है ना, पानी में रख दोगे तो पानी में रख के फिर निकालना, देखना क्या होगा, पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पॉन्ज नहीं होता जो साइकिल वगैरह में सीट के कवर में लगा होता है, स्पॉन्ज टाइप का, या फिर
उसको क्या करना, सिंपली देखना, पानी के अंदर रखना और उसको वापस निकालना, देखना पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी वो एब्जॉर्ब करने का। तो वही यहाँ पे हमारे पास बात हो रहा है कि हमने प्लेटिनम को बुलाया। प्लेटिनम क्या, उसके पास एक पावर, मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे क्या कर सकता है, जो हाइड्रोजन गैस है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मैंने जो हमारा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम को हमने वायर लिया और इसके अंदर मैंने फिलअप कर दिया, ये वायर लिया मैंने और यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली प्लेटिनम का वायर है। और एक बात बताना भूल गया था, यहाँ पे पिछले डायग्राम में मिस्टेक हो गया था, ये मिस्टेक तो नहीं बोल सकते, प्लेटिनम वायर है ना, इसी के साथ बेसिकली जो मेरे पास है ये कुछ इस टाइप का, किसी भी टाइप का शेप बना लो, इस टाइप का बेसिकली मेरे पास क्या है, प्लेटिनम ब्लैक जैकेट, सॉरी फॉइल प्लेटिनम, प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है, पीटी, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल इसके साथ अटैच है। प्लेटिनम ब्लैक फॉइल क्या है मेरे पास यहाँ पे अटैच है। क्यों? मैंने बेसिकली मैंने अटैच किया, सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेटिनम वायर रखा, प्लेटिनम वायर को जैसे मैंने इस कंटेनर के अंदर फिलअप किया, जैसे प्लेटिनम अंदर गया, देखा क्या वो जब हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से उसका जैसे मैंने देखो प्लेटिनम को जो वायर था उसको मैंने यहाँ पे जो अपना कंटेनर इसके अंदर मैंने फिट किया, ये हमारा सॉरी ये जो इसका नाम क्या है, ग्लास जैकेट, जो ग्लास जैकेट है उसके अंदर मैंने क्या किया, प्लेटिनम के वायर को क्या किया, फिलअप कर दिया, मींस रख दिया उसके अंदर। जैसे ही प्लेटिनम का वायर अंदर गया, उसके बाद मैंने क्या किया कि तुरंत मैंने हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास कराना स्टार्ट किया। हाइड्रोजन गैस जैसे ही पास करके धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्यूशन मिला, हमने देखा H+ और बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस वो आपस में कंबाइन हो गया। जैसे वो दो मिले, बबल्स जो बुलबुले होते हैं ना वो यहाँ से अराइज होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से बुलबुले अराइज होना स्टार्ट हो गया, मींस बबल्स क्या हो गया, यहाँ से बनना, जैसे जो सर्फ होता है उसको पानी में रखना, फिर जोर जोर से हिलाना, क्या होगा देखना एकदम पूरा फोम बाहर आ जाता है, मींस फेना बोलते हैं उसको, फेना एक तो सर्फ का नाम हो गया, फोम पूरा बेसिकली होता है, पूरा फोम बाहर आ गया। तो वैसे यहाँ पे हुआ कि बबल्स स्टार्ट हो गया अराइज होना, यहाँ पे बबल्स क्या हो गया, बनना स्टार्ट हो गया। मींस जैसे हमने प्लेटिनम वायर रखा, उसका जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास कराया, बेसिकली H+ आयंस और जो हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिले तो यहाँ पे क्या उनका बबल्स बनना स्टार्ट हो गया। तो बबल्स धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। कुछ बबल्स इसके पास जो हमारा प्लेटिनम ब्लैक फॉइल था वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब हो गए, कुछ बबल्स जो हमारा प्लेटिनम जो वायर है बेसिकली वहाँ पे जाके क्या हो गया, धीरे धीरे जाके स्लोली क्या हो गया, यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया। फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा ये जो हमारे पास प्लेटिनम वायर था ना वो एक तरीके से इलेक्ट्रोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। मींस किसका इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड था ना वो मेरे पास यहाँ पे फाइनली जाके स्टैब्लिश हो गया। तो इसी तरीके से बेसिकली हम कैसे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है, हम इस टाइप से बेसिकली इस प्रोसेस से बनाया जाता है। यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक फॉइल क्यों लगाया गया, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल इसलिए लगाया ताकि क्या कर सके, जो हाइड्रोजन गैस उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर सके। जैसे मान लो कि पहले जमाने में बेसिकली देखना, जो हमारे पास वो क्या बोलते हैं उसको लस्सी वगैरह बनाया जाता था तो उसको गोल गोल ऐसे घुमाते थे, उसका क्या होता था उसमें से क्रीम ऊपर निकलता था। तब तो मिक्सर आ गया कि बटन दबाओ ऊपर मक्खन आ जाता, बट पहले अगर मुझे मक्खन निकालना होता तो सिंपली गोल गोल ऐसे गोल गोल घुमाते थे बेसिकली, उसके बाद क्या होता था मक्खन आता। तो वही मान लो ये प्लेटिनम वायर इसके अंदर ऐसा कुछ लगा हुआ है। जैसे इसको मैंने डिप किया इस कंटेनर के ग्लास जैकेट के अंदर, जैसे मैंने रखा यहाँ पे क्या होगा, बबल्स अराइज हो गया, हाइड्रोजन गैस और H+ आयन आपस में मिले और उसका बबल अराइज होगा, जिसके बाद क्या होगा, बबल्स यहाँ पे जाके चिपक गए। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से स्लोली कुछ टाइम बाद हमने देखा जो हमारा प्लेटिनम जो हमारा वायर था वो एक तरीके से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड के अंदर फॉर्म कन्वर्ट हो चुका था। यही एक तरीके से इसी तरीके यही इसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन की बात, तो इक्वेशन में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगा। इक्वेशन बेसिकली क्या हो, देखो जो हाइड्रोजन H2 है वो H2 जो हमारा हाइड्रोजन गैस था वो बेसिकली H+ के साथ अपना रिएक्शन बनाएगा। और ये जो सिंबल ये एरो आधा क्यों लगा, आधा इसलिए लगा कि हाइड्रोजन जब मर्जी H+ में कन्वर्ट हो सकता है और H+ का जब मन करेगा तो H2 के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इस टाइप का रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोला जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि मैं देखो ए से मैं बी भी जा सकता हूँ और बी का मन हुआ ए में कन्वर्ट होने का तो बी से ए में भी वापस क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हमें बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो H2 से बेसिकली मैं H+ भी बना सकता हूँ, H+ से बेसिकली H2 भी बना सकता हूँ, ये पॉइंट क्लियर है। अब हमने देखा था जो सी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन कैसा होगा ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा था। जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं। क्यों रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए मान के चलते, एक तो इसका वैल्यू वैसे भी स्टैंडर्ड SRP या फिर SOP वैल्यू क्या होता है, इसका 0 होने वाला है। 0 होता है, इसकी वजह से क्या होगी, अगर मुझे किसी के साथ भी रिकॉर्ड होना है, अगर मुझे किसी के साथ भी कंपेरिजन करना है तो सिंपली बहुत आसानी से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। दुनिया में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, अगर मुझे उसका SRP वैल्यू निकालना है या फिर SOP वैल्यू निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो हमेशा मैं हाइड्रोजन के साथ तो कंपेयर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इसको रेफरेंस माना जाता है। एक और बात, क्यों से रेफरेंस माना जाता है, क्योंकि हमने देखा था, हमने जस्ट अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने देखा था कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर SRP वैल्यू निकालना हो तो सिंपली सिंगल एलिमेंट का तो मैं निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका यार इलेक्ट्रॉन सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं होगा पहली बात, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कैसे होगा, इसलिए हम हाइड्रोजन को बुलाते हैं। हाइड्रोजन को जैसा मर्जी, मैं कैथोड बनाना चाहूँ तो कैथोड बना सकता हूँ, एनोड बनाना चाहूँ तो एनोड बना सकता हूँ। इसलिए बेसिकली क्योंकि हाइड्रोजन जो ऐसी चीज़ जो सी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके अंदर ऐसा एक प्रॉपर्टी है ना, डुअल नेचर का प्रॉपर्टी है। नेचर है, मींस जब मर्जी मैं उसे एनोड बना सकता हूँ, जब मर्जी मैं उसे कैथोड बना सकता हूँ। वो बेसिकली क्या करता है, जो हमारा सर्किट है उसको एक तरीके से कंप्लीट करता है। जो देखो अगर मैं सिंगल एलिमेंट लूंगा, सिंगल एलिमेंट का अगर मुझे SRP वैल्यू निकालने चलो तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, फिर करंट कैसे निकला भैया, जब तक तेरे पास वायर वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, सर्किट कंप्लीट नहीं करूंगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन कैसे निकला। वो तड़प रहा है बेचारा कि मैं इलेक्ट्रॉन को भेजूँ, लेकिन कैसे भेजूंगा, यहाँ पे कोई सर्किट होना चाहिए ना दूसरा। तो वही हमारा हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो किसी भी एलिमेंट का SRP वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये पूरा एक तरीके से हमारा सर्किट होता है। इसमें हमने फिर कुछ रिएक्शन देखा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन दैट केस क्या रिएक्शन हो रहा,
और अगर मेरे पास रिडक्शन हो रहा होगा इन दैट केस क्या मेरे पास रिएक्शन होता है। ये दो हमने यहाँ पर रिएक्शन देखा। आई होप सो रिएक्शन में अगर कहीं पर डाउट होता है इन्फॉर्म करना, फिर हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझोगे ना इजीली समझ में आएगा। और एक और बात यहाँ पर बोलूंगा कि हेजिटेट मत करना डाउट में। मैंने देखा ये बहुत बड़ी नोटिस किया मतलब कि डाउट में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है कि पता नहीं क्या ऐसा हेजिटेशन है। अरे हेजिटेट क्यों करना है, सीधे सीधे बात है, डाउट है, सिंपल सी बात, छोटा डाउट है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसा कि ये मेरे पास डाउट आ गया तो कि कुछ दिस दैट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर छोटा सा भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना, डाउट को हम सॉल्व करें। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ध्यान से पढ़ना, इजीली समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा बेसिकली है, अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से देख लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसका यूजेस कहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया जाता है। एक दो पॉइंट बताता हूँ जिससे हमारा काम हो जाए। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं EC सीरीज, ठीक है। तो पहला जो बेसिकली यूज है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे पास है वो बेसिकली कोई भी रिएक्शन को देख के ना एक तरीके से फिजिबिलिटी बता सकता है। फिजिबिलिटी मतलब इट प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी वर्ड। आई होप सो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनिटी। मैंने तीनों वर्ड का मीनिंग बताया था, यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला। इट प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, स्पेलिंग देख लेना जो भी है, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन मतलब कि क्या बेसिकली क्या करता है, ये ना जो हमारा रिएक्शन होता है उसको देख के प्रेडिक्ट कर लेता है। अच्छा ये स्पॉन्टेनियस प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी मतलब कि बताना स्पॉन्टेनियस, ठीक है बता देता हूं एक बार। फिजिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस कि बेसिकली बता पाता था कि अच्छा रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसे बताएगा ये हम देखते हैं। फिजिबिलिटी वर्ड का याद रखना हमेशा मतलब स्पॉन्टेनियस ये मेरे पास रिएक्शन कैसा स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं स्पॉन्टेनियस का हम पूरा डिटेल में देख चुके जब गिब्स फ्री एनर्जी देख रहे थे कि अगर मेरे पास डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो का तो रिएक्शन कैसा होता है स्पॉन्टेनियस। अच्छा डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल भी नहीं। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो रिएक्शन कैसा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या यार कमाल है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी मेरे पास लेस देन जीरो होता है तो सिंपली रिएक्शन कैसा होता है स्पॉन्टेनियस होता है। एंड वहीं अगर डेल्टा जी अगर मेरे पास जीरो हो जाता है इन दैट केस रिएक्शन कैसा होता है एट इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। वहीं अगर मैं EMF ऑफ सेल से भी हम देखिए कंपेयर कर सकते थे। अगर E ऑफ सेल अगर E ऑफ सेल बेसिकली अगर मेरे पास ग्रेटर देन जीरो होता था इन दैट केस रिएक्शन कैसा होता था स्पॉन्टेनियस। एंड अगर वहीं पे अगर मेरे पास E ऑफ सेल अगर लेस देन जीरो होता था बेसिकली तो रिएक्शन कैसा होता था नॉन स्पॉन्टेनियस। वहीं अगर मेरे पास E ऑफ सेल मींस EM ऑफ सेल अगर मेरे पास जीरो होता था इन दैट या तो स्टैंडर्ड लो या फिर नॉर्मल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। E ऑफ सेल अगर बेसिकली मेरे पास जीरो होता था इन दैट केस रिएक्शन कैसा होता था एट इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता था। ये छह कंडीशन में अच्छे से पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड लो या फिर नॉर्मल EMF ऑफ सेल लो एक ही बात है हमारे पास। अब ये बेसिकली अब ये कैसे मतलब ये एक तरीके से इसके पास कैसे बता दे कोई भी रिएक्शन को देख के कैसे बता सकता है कि फिजिबिलिटी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सिंपली ये क्या करता था, ये देखो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे EMF निकालना, मैं EMF से बात कर रहा हूँ, EMF से अगर मुझे कंपेयर करना है चेक करना है कि भैया स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन या नहीं, तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास E नॉट ऑफ कैथोड माइनस, तुम नॉर्मल भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड में लिख रहा नॉर्मल भी EMF से निकाल सकते हो, EMF ऑफ एनोड कैथोड माइनस एनोड। तो सिंपली करता क्या था देखो, अगर मुझे रिएक्शन को इफ वी वांट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मैं चाहता हूँ रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस होने का सीधे सीधे मतलब क्या, मेरे पास जो रिएक्शन है बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इसका सीधे सीधे मतलब है डेल्टा जी है तो लेस देन जीरो होना चाहिए। एंड जो मेरे पास EMF ऑफ सेल है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड हो या फिर नॉर्मल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरे पास इसको अगर पॉजिटिव लाना है तो पॉजिटिव लाने के लिए सिंपली क्या होना चाहिए, E ऑफ कैथोड जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए E ऑफ एनोड से। मतलब अरे भैया देख E ऑफ कैथोड है माइनस E ऑफ मेरे पास एनोड है। अगर मान लो इसका कैथोड का वैल्यू अगर मेरे पास बड़ा होगा, मान लो इसका वैल्यू 5 होगा और इसका वैल्यू मेरे पास 5, अगर E ऑफ कैथोड का वैल्यू बड़ा होगा तभी तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव है यार। कैसे, अगर मान लो E ऑफ कैथोड का वैल्यू मेरे पास मान लो -2 हो गया और मान लो E ऑफ एनोड जो है वो उसका वैल्यू बड़ा हो गया, मान लो उसका 3 हो गया, तो आंसर क्या होगा बेसिकली नेगेटिव में आ गया। तो हमें अगर मुझे EM ऑफ सेल को अगर पॉजिटिव चाहिए तो मुझे क्या होना चाहिए, इफ यू वांट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस देन डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए और EMF ऑफ सेल होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर EM ऑफ सेल ग्रेटर देन कैसे जीरो आएगा, जब मेरा E कैथोड है, E कैथोड का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन होगा किसी E एनोड से। EMF ऑफ कैथोड इज ग्रेटर देन EMF ऑफ एनोड। अरे यार नहीं समझ, मैं यहाँ पे देखो ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मुझे EM ऑफ सेल को अगर पॉजिटिव बनाना है, जो EMF सेल को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के लिए सीधे सीधी बात है इसको बड़ा होना पड़े, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो मैं 10 बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो जो मेरा आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं छोटे में से बड़े को करूँ, मान लो 4 में से छोटा है और उसमें अगर मैं छोटे में से अगर मैं बड़े को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर देखो कितना आएगा -8 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ गया तो EM सेल अगर मेरे पास नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली कि सेल कैसा रिएक्शन कैसा नॉन स्पॉन्टेनियस, बट मैं चाहता हूँ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस होने के लिए कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, वो सिंपली बोलता है कि E ऑफ कैथोड का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए E ऑफ एनोड से। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कैथोड शुड बी, यहाँ पे एक पॉइंट दिख लेना, कैथोड शुड बी प्लेस बिलो एनोड। क्या लिख दिया, एक सेकंड मुझे वापस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखूँ चलो यहाँ लिख दूँ, लिख बा
कर मैं एक बार क्या था LISKASACR, देन हमारे पास आता था CANA, देन मेरे पास MG होता है, फिर AL है मेरे पास, देन हमारे पास आता था लिख बा, मैं खुद भूल गया, लिख बा सटकाना लिख बा सटकाना मग अल, देन हमारे पास आता था मन, देन हमारे पास था जन, देन क्रो, उसके बाद हमारे पास क्या था फीको, फीको रिपिन, फीको मतलब कि FE, को मतलब कोबाल्ट, फीको निपिन, निपिन NI PB, देन हमारे पास आता हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट मतलब कि हमारे पास आता H, हाई कोर्ट मतलब CU है HG, और आपका आपका मतलब कि तीनों का मेरे पास आता था AAP मतलब कि यहाँ पे मेरे पास आता था AG, फिर मेरे पास आता था AU, फिर PT, अच्छा हाँ AG AU PT, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे बेसिकली बोलना ये जा रहा है कि देखो अगर मुझे कैथोड का वैल्यू अगर मुझे पता है कि अगर मेरे पास ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका मतलब कैथोड शुड बी प्लेस बिलो एनोड, मतलब कि देखो अगर यहाँ जो लिथियम था उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल SRP वैल्यू कितना था मेरे पास माइनस 3.05 था, एंड वही मेरे पास प्लेटिनियम था, उसका मेरे पास EMF वैल्यू SRP वैल्यू कितना था 2.87 वोल्ट था। तो अगर मुझे कैथोड का वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन होना चाहिए किसी एनोड से, तो तभी तो जाकर मेरा रिएक्शन तभी तो जाकर मेरे पास जो EMF चलेगा वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कब आएगा, कैथोड का वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली सारा किसकी तरह काम करोगे, एनोड की तरह काम करोगा, एंड वही मेरे पास हाइड्रोजन से जितने भी मेरे पास नीचे एलिमेंट है वो सब किसकी तरह काम करेंगे, कैथोड की तरह, कैथोड की तरह। और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो बेसिकली क्या होगा, एनोड। क्यों एनोड, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है सबका जो EMF है मतलब SRP वैल्यू है वो क्या नेगेटिव है बेसिकली, एंड हाइड्रोजन के जितने भी मेरे पास नीचे वैल्यू सारे क्या पॉजिटिव है। तो भैया मेरे पास कैथोड का वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा, अगर एनोड से कैथोड का वैल्यू ग्रेटर देन होगा तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसलिए बेसिकली क्या करता था इलेक्ट्रोकेमिकल, जब भी किसी भी रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना होता था कि यार ये स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, सिंपली क्या करता था वो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाता था, उसके तो चेक कर लेता था। हाइड्रोजन से अगर मेरे पास ऊपर, अगर हाइड्रोजन से मेरे पास जितने भी एलिमेंट ऊपर है वो सिंपली उसका क्या होगा, SRP वैल्यू नेगेटिव होता है, एंड और उसको हम एनोड बोलते हैं बेसिकली। हाइड्रोजन से जितने भी नीचे मेरे पास एलिमेंट हाई कोट है आपका, बेसिकली क्या होता है कैथोड होता था, सारे वैल्यूज क्या होता है कैथोड होता था। तो हमने सिंपली वो भी उसमें बोल दिया कि कैथोड शुड बी प्लेस बिलो एनोड, मतलब जो कैथोड है वो सिंपली क्या होगा एनोड के नीचे प्लेस हुआ जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर जितने भी मेरे पास वैल्यूज है वो सब क्या नेगेटिव है। अब नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, अगर मेरे पास अगर मैं छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मेरे पास नेगेटिव आएगा। जैसे देखो 4 में से अगर मैं 12 छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आ गया EMF और सेल, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन मुझे तो प्रेडिक्ट करना है क्या, फिजिबिलिटी में स्पॉन्टेनियस बताना है। तो स्पॉन्टेनियस बताने के लिए सिंपली उसने क्या बोला कि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट्स होंगे बेसिकली वो सारे क्या होंगे एनोड की तरह काम करेगा, और हाइड्रोजन से जितने भी नीचे मेरे पास एलिमेंट होंगे सब क्या होगा कैथोड की तरह बेसिकली काम करेगा। बस एक बार फर्जी बातें बस यूज ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये क्या करता था, कोई भी रिएक्शन को देख के प्रेडिक्ट करता था कि फिजिबिलिटी के मींस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरा कैसे करता था वो, हम टेबल बना लेता था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का और बोलता था हाइड्रोजन से जितने भी नीचे एलिमेंट होगा सब कैथोड होगा, और हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट होगा बेसिकली सब क्या होगा एनोड होगा। एंड अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो कैथोड का जो वैल्यू होना चाहिए मस्ट भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए किसके ENOD से, ठीक है। अब मान लो कैसे इसको चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे हमें कोई सेल वगैरह, ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे कॉपर और जिंक का मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें से बता सकते हो कि ये मेरे पास यहाँ पे कौन कैथोड है कौन एनोड है। यार कॉपर और जिंक में से मुझे कैसे पता चले कौन कैथोड है कौन एनोड है। सिंपल सा कुछ मत कर, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो और देखो कॉपर बेसिकली क्या है एनोड में आ रहा है, तो सिंपली सॉरी कैथोड में आ रहा है, तो इसका कॉपर क्या होगा कैथोड। और जिंक कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, तो जी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सब कैसा होगा एनोड होगा। दैट्स इट। मींस ऐसे पहचानने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में कि अच्छा बताओ कौन कैथोड है कौन एनोड, तो सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखना। और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट होगा सब क्या होगा एनोड होता है, एंड हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सारे बेसिकली क्या होता है कैथोड होता है। ये पॉइंट में क्लियर होगा। मींस क्वेश्चन में दे सकता है एग्जाम में कभी मान लो कि कॉम्पिटिशन लेवल में हाई लेवल में देता है कि अच्छा पहचानो कि कोई भी हमें यहाँ पे दे देगा एलिमेंट्स का नाम और बोलेगा पहचानो कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो सिंपली कैसे पहचानेंगे, सिंपली कुछ मत करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इजीली समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट होगा सब एनोड होगा, एंड हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं बेसिकली कैथोड बोला जाता है। तो एक पहला तो ये हमारे पास है कि प्रेडिक्ट करता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को। दूसरा बेसिकली क्या यूज है कि एक तरीके से जो हमारा मेटल होता है कुछ नहीं यहाँ पे यूजेज है, इट प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन, इट प्रोटेक्टिंग द मेटल फ्रॉम कोरिजन। मीन्स जंग लगने से भी बचाता है। ये कैसे बचाता है ये सब हमें नहीं देखना, बस इसका यूज से समझते चलो। कोरिजन मतलब कि जंग, जो हमारे पास जो रॉड वगैरह लोहे वगैरह तो उसमें जंग लग जाता है ना, उससे बचाता है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर मैं थर्ड पॉइंट बोलूँ, इट ऑल्सो हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल निकालने के लिए भी बेसिकली हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब कैसे किया जाता है हो गया भाड़ में। देन हमारे पास प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। फिर हमारे पास EMF यूज करने के लिए काम हो सकता है। और क्या लिखा, फिजिबिलिटी हमने देख लिया। फिर अगर मैं बात करूँ तो कंपेयर भी तो करता है ना रिएक्टिविटी। इट कंपेरिजन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इट कंपेरिजन
कंपेयरिंग लिख दो सबसे बेस्ट, इट कंपेयरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कैसे करेगा? सिंपली मान लो कि ए बी सी डी कुछ 4 एलिमेंट देगा। अच्छा बोलेगा बताओ इन चारों में सबसे हाईएस्ट किसका रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर बताओ, सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ। तो ये बेसिकली 4 और भी बेसिकली यूज हो सकता है, बट हमें उतना नहीं देखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कहाँ कहाँ यूज होता है मैंने वहाँ पे अच्छे से बता दिया, एक बार इसको नोट डाउन करके पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अब जो हमारे यहाँ पे एक तरीके से हम यहाँ पे पूरा अपना जो हमारा फेज 1 था अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स हमें 2 टाइप का सेल देखना था, एक तो गैल्वेनिक सेल और दूसरा बेसिकली हम देखना था किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में बेसिकली क्या होता था, मैं एक बार पूरा रिकॉल कर रहा हूँ समरी। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा कि जो भी मेरे पास एनर्जी है, हम कैसे केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। मींस केमिकल एनर्जी को मैं कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा वो हमने यहाँ पे देखा। कैसे देखा भी, वैसे डैनियल सेल हमने बनाया, सेटअप बनाया पूरा, कैसे कैसे कन्वर्ट किया पूरा हमने देखा। नर्स इक्वेशन यहाँ पे देखा, फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा। यहाँ पे मेन जो है ना नर्स इक्वेशन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सब जो भी मैंने करा है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हमें बेसिकली पहला सेल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा सेल है वो बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है मैंने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता दिया था। यहाँ पे एनोड और कैथोड में बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस होता है, क्योंकि यही जो है ना यही हमें यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ध्यान से यहाँ पे चलना। तो अब जो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा इसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट फेस है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो हमने गैल्वेनिक सेल पूरा डिटेल में देखा, मैंने एक एक पॉइंट वहाँ पे बताया, ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं हो जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो जितना हो सकता था मैंने यहाँ पे पूरा बताया। अगर फिर भी ऐसा लगे कि कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो ठीक है, बाय मिस्टेक छूट सकता है, बट मैंने कोशिश किया कि हर एक पॉइंट को वहाँ पे कवर अप कर सकूँ। अब जो बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा सेल है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी जो ये बेसिकली वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके बाद अभी तो हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे बेसिकली क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। उसका इसमें हमारा फैराडे लॉ आएगा, वो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमारे पास बन के आता है। देन एक खुसरोफ लॉ आएगा, वो दो उसका मोलर कंडक्टिविटी, ये बेसिकली 3 चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। तो फैराडे लॉ हमारे इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थ्योरेटिकल पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले हम ये बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या। तो भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ नहीं होता, इट कन्वर्ट्स, जैसे वहां पे हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल का उल्टा होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बेसिकली हम क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे हो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। इट कन्वर्ट्स, वैसे तो डेफिनेशन हम लिख चुके हैं अपना, डिफरेंस बिटवीन जब देख रहे थे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में, फिर भी बता रहा हूँ। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी से बेसिकली क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में यही होना चाहिए पहला, कि पहला होता क्या है कि सबसे क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है और क्या कहते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे किया जाए सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन करता है कैसे। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। भैया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक सेकंड सब कुछ बता रहा हूँ। पहली बात तो देखो यहाँ पे ना कोई भी काम अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं रहा। हमने वहाँ पे देखा था कि हमने पढ़ा था वहाँ पे जो भी हमारा गैल्वेनिक सेल में हो रहा था बेसिकली सारा कुछ क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस हो रहा था, मींस ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा था। यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे हम एक्सटर्नल, मींस हम खुद से क्या करेंगे, हम खुद से कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, क्या हो गया इसको, से सब कुछ कर रहे हैं। कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अपना केमिकल एनर्जी के अंदर हमें खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो पहली बात तो मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बता चुका हूँ वहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली जो भी रिएक्शन हो रहा होता है ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। डिफरेंस याद करो, फर्स्ट पेज खोलो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। हम खुद से मतलब कि हम खुद से बेसिकली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो सब कुछ हमें देखना है। तो वही इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का हेल्प लेके बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यार एक बात तो समझ में ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज अगर मुझे तोड़ना है, मींस ब्रेक करना है, तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी का हम हेल्प लेते हैं। तो सिंपली वही लिखता हूँ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल रिएक्शन बोले, फिर केमिकल कंपाउंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो किसी भी चीज को अगर हमें तोड़ना होता है तो हर एक का अपना अपना अलग प्रोसेस। जैसे हमें वॉल को तोड़ना था, वहाँ थोड़ा मारते हैमर मारते उसको, तो हैमर से टूट जाता है। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या होगा, जो भी मेरे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से बेसिकली क्या करें हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड होगा ना उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे इतना मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे झटके देंगे, जिससे क्या होगा, कंपाउंड टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा वो हम यहाँ पे अब देखना है। तो पहला तो डिफरेंस समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज, मैं एक बार वापस बताता हूं, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है कि ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। जैसे वहाँ पे हमने देखा था, हमें क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था स्टार्टिंग में, हम सिंपली दो यहाँ पे जो दो बेसिकली कंटेनर लिया, फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेटअप कंप्लीट कर देते थे, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, जो जिंक कर रहा था धीरे धीरे गलना स्टार्ट, डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर धीरे धीरे कम होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमें सब कुछ क्या होगा खुद से हमें करना पड़ेगा, इसलिए इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मीनिंग, इसका मतलब लिख लेना मीनिंग, मीनिंग इज दैट, मीनिंग इज दैट everything occurred, everything is done by एक्सटर्नल, मीन्स हमें खुद से यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने मीनिंग में लिखा रहा हूँ अपने लैंग्वेज में, ताकि यहाँ पे समझ में आए कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। दूसरा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ पे जो एनोड है वहाँ पे नो डाउट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, नोड यहाँ पे जो एनोड है वहाँ पे नो डाउट ऑक्सीडेशन तो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ नेचर में कैसा होगा, नेचर में बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। माने वही यहाँ पे डिफरेंस होता है, मेन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। गैल्वेनिक सेल में बेसिकली जो एनोड होता था, याद करो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता था वो क्या होता है, नेगेटिव होता था। क्योंकि वहाँ लोन देखो, लोन LON, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, मीन्स जो लेफ्ट साइड में बेसिकली जो एनोड होता था वो क्या होता, नेगेटिव होता था। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो एनोड होगा, यहाँ पे नो डाउट ऑक्सीडेशन तो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये नेगेटिव गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता था एनोड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो कैथोड होगा, यहाँ पे जो हमारा कैथोड है वो बेसिकली वहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, नो डाउट रिडक्शन तो हो रहा होगा, लेकिन नेचर में कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। मीन्स गैल्वेनिक सेल में बेसिकली याद करो जो हमारा राइट साइड में होता था, जो हमारा कैथोड होता था वो कैसा होता था, पॉजिटिव होता था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, मीन्स गैल्वेनिक सेल का जस्ट क्या है यहाँ पे अपोजिट है साइड में। देखो गैल्वेनिक सेल और इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली गैल्वेनिक सेल के अंदर जो हमारा एनोड था वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड में वहाँ पर भी गैल्वेनिक सेल में भी वहाँ पे बेसिकली रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे भी रिडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल था, गैल्वेनिक सेल में जो हमारे पास एनोड था वो कैसा था, नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। कैथोड में वहाँ पे गैल्वेनिक सेल के अंदर बेसिकली जो हमारा एनोड था, सॉरी कैथोड था, वो क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या नेगेटिव है। बस यही हमारे पास डिफरेंस, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था, डिफरेंस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये मेन हमारा जो यहाँ पे डिफरेंस कंफ्यूज मत होना, हमेशा याद रखना कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। लोन याद अगर भूल जाओ ना तो हमेशा याद रखना लोन, LON, लोन मतलब कि अगर मेरे पास गैल्वेनिक सेल के अंदर हमेशा याद रखना लोन, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, मेरे पास अपना जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर मेरे पास हो रहा था प्रोसेस। एनोड बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जस्ट क्या होता है उसका अपोजिट मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक था हमें पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास होता है क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। कैसे करता है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या होता है, जो हमारा केमिकल कंपाउंड होता है उसको क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसे दुर्र झटका लगता है, दुर्र ऐसे। तो अब मान ठीक है बोलना तो नहीं चाहिए, बेसिकली इलेक्ट्रिक सॉकेट दिया जाता है हमारे बॉडी में। जब मतलब कि पर्सन का जब कोई सांस वगैरह हो जाता है ऐसा एक्सीडेंटल केस, तो बॉडी के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट दिया जाता है, जैसे लगा दक पर्सन क्या होता है, उठता है, जिससे वैसे क्या होता है उसका सिस्टम चालू होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक सॉकेट बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा कि हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, अब जो कंपाउंड्स होगा उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, जो कंपाउंड्स को टूटना स्टार्ट हो जाए, कैसे टूटेगा सब कुछ हमें देखना है। एंड दूसरा पॉइंट हमने देखा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मीन जो भी हम काम करेंगे सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होगा, सब कुछ हमें खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे एनोड पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा नो डाउट, यहाँ पे एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे रिडक्शन होता है। एनोड अगेन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, फटाफट बताओ। ऑक्सीडेशन मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन इलेक्ट्रॉन को लूज करा होगा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ, बेसिकली क्या होगा, ला रहा होगा। अगर याद ना हो तो देखो, ऑक्सीडेशन हमेशा चार्ज का एकदम बढ़ना, चार्ज का बढ़ना, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करा होता है। और रिडक्शन क्या होता है, चार्ज का बेसिकली क्या होता है, घटना। एंड क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन में काम करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, खींच के लाना। तो वही मैं लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें ऑलरेडी पता है, मैं बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि सब कुछ क्या पैरेलली चलते रहे। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी लैंग्वेज में और बोलूँ तो चार्ज का बढ़ना, चार्ज का इंक्रीज होना। मैं पूरा जो भी हमने पढ़ा ना गैल्वेनिक, सब कुछ यहाँ पे रिपीट होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार अच्छे से यहाँ पे देखो, ताकि जो भी चीज़ वहाँ पे मिस आउट हो चुका है यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, चार्ज का डिक्रीज होना, चार्ज का डिक्रीज होना। ठीक है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर डिक्रीज और ये सिंबल रिप्रेजेंट कर इंक्रीज को। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कहानी है कि और क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो हमने यहाँ पे देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। अब बेसिकली इसको अपना जो वहाँ पे अगेन जो हमारा वहाँ पे जो हमने कंटेनर वगैरह लिया था वो सब एज इट इज हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पूरा प्रोसेस कि कैसे बेसिकली हमारे पास, कैसे हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को कैसे हम बेसिकली ब्रेक करके कैसे हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वो हमें देखना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। टोटल ये मेरा कंटेनर, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने एक ही कंटेनर में दोनों चीज़ लगा दी। चलो कैथोड एनोड दोनों लगा देते हैं। ये हमारा मान लो दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इसका नाम लेटर से ANODE, इसको मैंने एनोड नाम दिया, KATHODE। बेसिकली ये क्या हो, कैथोड का। अब हमने क्या कि जैसे वहाँ पे क्या होता था कि हम बस एक यहाँ पे एक
डिटेक्टिव डिवाइस लगाते थे, एमीटर बोल या फिर वोल्ट मीटर और फिर गैल्वेनोमीटर, जो बेसिकली क्या होता था ऑटोमेटिक अगर कुछ करंट वगैरह रिएक्शन में फ्लो कर रहा था तो हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन दे रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे खुद से मीन्स बाहर से एक ऐसा सोर्स लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा इस पूरे रिएक्शन के अंदर क्या करे, हमें मान लो यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी कोई रिएक्शन है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मान लो लेटेस्ट से कौन सा सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है यहाँ पे, फिर ठीक है वो क्या सॉल्यूशन हम आगे देखने वाले से। नॉर्मली हम NaCl हमारे बोर्ड में एनसीईआरटी वालों ने NaCl सॉल्यूशन दिया हो, ठीक है, बट आगे हम देखिए बस ये बेसिक डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो भी हम काम करेंगे यहाँ पे हमें क्या होगा, हमें एक्सटर्नल सब कुछ सप्लाई करना, मीन्स यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा बाहर से, खुद से इलेक्ट्रिसिटी या खुद से जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। सच दैट क्या होगा कि जो भी यहाँ पे केमिकल कंपाउंड हो, जैसे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूँगा, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड झटका दुर ऐसा होगा ना एकदम, जैसे मान लो कि वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा यहाँ पे जो भी मेरे केमिकल कंपाउंड है वो टूट जाएगा, टूटे से क्या होगा हमारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा बेसिकली केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा वो हमें यहाँ पे देखना है, तो हम बेसिक से डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हम एक्सटर्नल सोर्स क्या लगा है, अब यहाँ पे ठीक है बेसिकली जो लैब होता है ना, लैब के अंदर बेसिकली क्या करते हैं लोग बैटरी वगैरह से काम करते हैं, लेकिन उससे अगर हाई लेवल में जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी एकदम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली जो यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी सोर्स, जी यहाँ पे सोर्स है बेसिकली क्या हमारे पास बैटरी है, मैं कुछ भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, कोई भी ऐसा एलिमेंट कोई भी ऐसा सोर्स लगा सकता हूँ जिसके अंदर क्या हो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर तो मैं बैटरी नहीं लगाना तो मैं यहाँ पे जनरेटर लगाना है, जनरेटर लगा दो। अरे यार कौन इतना करेगा, एक्सपेरिमेंट में लैब में करना तो एकदम छोटे छोटे काम करते हैं बेसिकली लोग, मतलब कि काम तो बहुत हायर लेवल का होता है लेकिन बहुत बड़े बड़े लैब्स में होता है, हमें छोटे छोटे हम बेसिकली अपना डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे कुछ भी कोई भी सोर्स होता है, बैटरी लगा दो, जनरेटर लगा दो, जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कोई भी यहाँ पे डिवाइस लगा दो। अब बेसिकली क्या हो, जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा सिंपली क्या होगा हमारे पास, और भी जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा क्या होगा इसके अंदर करंट जनरेट होगा, ऐसे करंट जनरेट होगा, वाइब्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो भी यहाँ पे कंपाउंड होगा ना वो क्या होगा टूटना स्टार्ट करेगा, और जो भी हमारे पास इसी तरीके से क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हमने ये तो देख लिया कि यार कैसे मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में टूटेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर देते हैं। पहला हमें तो पहले किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहले आज हम बेसिकली पूरा थ्योरी पढ़ने वाले, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। दूसरा वीडियो देगा उसके अंदर फैराडे लॉ वगैरह देखना पड़ेगा। अभी क्या हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो हमारा कंपाउंड, जो मान लो जैसे ये मान लो कि ये मेरे पास जो ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने कोई बैटरी लगा हुआ, जैसे यहाँ पे करंट दर एकदम ऐसे वाइब्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो भी सर्किट होगा, जो कंपाउंड होगा टूटना स्टार्ट होगा। तो कंपाउंड क्या क्या बनेगा वो हमें एक तो देखना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास कितना कंपाउंड बनेगा वो हम किसे फाइंड आउट करें, फैराडे लॉ से फाइंड आउट करें। मतलब कि मैं यह बोलना चाह रहा हूं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है बेसिकली उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो हमें ये देखना, फर्स्ट पार्ट ये होगा फाइंड आउट द प्रोडक्ट विच फॉर्म आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड। भैया जब कंपाउंड टूटेगा तो जो हमारा कंपाउंड टूटेगा तो उसके अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एक तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा ना इस वीडियो में बेसिकली कि जो हमारा जो कंपाउंड होगा यहाँ पे जो भी रखा होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी से मैं उसको प्रोड्यूस कर जब वाइब्रेशन होगा जिसके से इलेक्ट्रिसिटी मैं जैसे मैं सप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या कंपाउंड टूटेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें देखा। ये जनरली जो होता है ना एग्जाम मतलब कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, बट बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में पूछता भी नहीं है वैसे। एंड जो सेकंड जो हमें देखना ना, हाउ मच कितना भैया जो प्रोडक्ट बना कितना फॉर्म हुआ, 2 मोलर 3 कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, कितना बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जब मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं वाइब्रेशन यहाँ पे जब मैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर, जैसे मैं बैटरी ऑन किया सिंपली ये दोनों इलेक्ट्रोड वाइब्रेटर ऐसे वाइब्रेटर हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो भी कंपाउंड को क्या होगा ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तो कितना भैया कितना प्रोडक्ट बनेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये हमारे इंपॉर्टेंट कैसे निकालते हैं, फैराडे लॉ से निकालते हैं, फैराडे लॉ से पूरा पढ़ने वाले डिटेल में। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बस दो पार्ट में क्लासिफाई कर दो। पहला पार्ट ये होगा कि जो भी यहाँ पे कंपाउंड होगा जब वो टूटेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो हमें ये पहचानना होगा। दूसरा बेसिकली जो हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब कंपाउंड टूट रहा होगा, तो भैया ये बताओ कि वो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दो यहाँ पे मेजर जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने यहाँ पे देख लिया। एक बात और हमें पता होना चाहिए, एनोड होता है। एक चीज़ और बता दो, जो बैटरी है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, टोटल ये सिंबल होता है बैटरी का, ऐसे कोई कुछ भी जानते हो। ये जो लॉन्ग हेड होता है ना ये पॉजिटिव होता है हमेशा, एंड जो छोटा हेड होता है उसको क्या होता है नेगेटिव बोलते हैं। हमेशा देखना बैटरी का जो सिंबल होता है ये बैटरी का सिंबल होता है। और बैटरी लगा दो तो बहुत सारे बैटरीज होंगे, टोटल बैटरी का मतलब होता है बहुत सारे बैटरीज का कॉम्बिनेशन। ये लाइट को क्या हो गया, एक सेकंड।
होता है, बहुत सारे बैटरी से क्या होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हमें बस यहाँ पे एक बैटरी देखना, तो बैटरी का हमेशा याद रखना ये जो बड़ा वाला डंडा होता है ना इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, एंड जो छोटा डंडा होता है वो बेसिकली क्या होता है नेगेटिव होता है। तो मीन्स हमें ऑलरेडी पता है ये बड़ा वाला डंडा क्या होगा पॉजिटिव, छोटा वाला डंडा क्या होगा नेगेटिव। तो एनोड बेसिकली इसी वजह से एनोड क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड जो कैथोड होता है बेसिकली क्या होता है नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो छोटे डंडे की साइड है इसलिए बेसिकली क्या होगा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखा कि एनोड क्या होता है पॉजिटिव होता है, एंड जो हमारा कैथोड होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। एक और बात, जो हम यहाँ पे कंटेनर लेते हैं ना, तो कोई भी कंटेनर लेकर नहीं काम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देंगे यार भैया, उसको कैपेसिटी भी होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया उस करंट के तो वाइब्रेशन हुआ, अगर कमजोर होगा तो टूट जाएगा। तो हम स्पेशल टाइप का बेसिकली हम कंटेनर यूज करते हैं जिसका नाम होता है बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जिसका नाम होता है वी यूज, मैं लिख भी वी यूज द कंटेनर, वी यूज फॉर कंटेनर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज वी यूज कंटेनर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज, यहाँ पे कंटेनर भी स्पेशल टाइप का बनाया गया। एक्सपेरिमेंट इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बेसिकली एक स्पेशल टाइप का कंटेनर होता है जो कि हम यूज करते हैं ये सब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का क्या क्या मतलब ऐसा क्या खास बात हो सकती है? पहली बात वो इजिली टूटता नहीं है, दूसरी बात ये कैसे होता है क्या, दूसरी बात क्या होता है बेसिकली नॉन कंडक्टिंग होता है, इट इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। नॉन कंडक्टिंग इन नेचर क्या मतलब है, एक सेकंड बता रहा हूं, इट इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है जो मटेरियल होता है ना वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब कि इसका मतलब है डायरेक्ट, इट मीन्स दैट container does not perform electricity। पहली बात तो क्या हो कंटेनर खुद से ऑटोमेटिकली क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कंडक्टिव मटेरियल ले लेता, कंडक्टिव मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली खुद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पे टैंक होगा बीस जो भी हम यहाँ पे जो अरे नाम रख दिया इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जो भी यहाँ पे मैं कंटेनर लूंगा, पहली बात तो कैसे कंटेनर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हुआ, एंड वो नेचर में कैसे होगा नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना खुद से कनेक्ट नहीं कर सकता, जब तक मैं बाहर से कुछ सप्लाई नहीं करूंगा तब तक क्या होगा खुद से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता। अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल ले लेता, ठीक है, यहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा होता, जैसे ही मैं यहाँ पे सर्कुलर ब्लास्ट हो जाता, ब्लास्ट होने से बचने के लिए सिंपली हम क्या कहते हैं जो ऐसा कंटेनर हम बनाते हैं जो कैसा नेचर में कैसा होता है नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है सीधे सीधे कि ऐसे नॉन कंडक्टिंग का मतलब सीधे सीधे जो भी कंटेनर होगा ना वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करता था। ठीक है, मैं बाहर से लाके इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं इसको दूंगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो खुद से ऑटोमेटिकली क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है नॉन कंडक्टिंग नेचर होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली फाउंडेशन का बेस एक स्ट्रॉन्ग करें कि क्या क्या हम क्या क्या जो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या क्या सेटअप रहता है वो हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे कौन सा कंटेनर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक यूज करते हैं। नेचर में कैसा होता है नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है, बेसिकली मींस खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरी बात यहाँ पे मैं जो भी सॉल्यूशन को रखूंगा ना वो कैसा होगा सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा इसके अंदर जो कंटेनर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, मान लो जिसके अंदर जो भी मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है या तो दो टाइप से हो सकता है, ये मतलब बताओ कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या। तो इलेक्ट्रोलाइट का सीधे सीधे मतलब है कंपाउंड्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट, कंपाउंड विच अलाउ, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, कंपाउंड विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, देख लेना जो भी स्पेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होता क्या, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स होता है जो देखो यहाँ पे तो हम कंपाउंड ही रखना है, कुछ ना कुछ कंपाउंड होगा, लेकिन कौन से कंपाउंड होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड होगा। इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड होता है बेसिकली ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। ठीक है भैया तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी पास करना, ठीक है तुम अलाउ करो मैं तुम्हें पास होने दूंगा। ठीक है, अगर मान लो मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड ले लेता हूँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं यहाँ पे मान लो कंपाउंड ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मान लो कि बैटरी ऑन करता हूँ, जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन होगा यार टूटेगा नहीं, क्यों क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा वो बोलेगा हम तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है, हम तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, इसलिए बेसिकली हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं पास करने के लिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अगर तुम जब भी मेरे से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो मैं ठीक है मैं तुम्हें अपने मतलब कि अपने जो भी कंपाउंड उस समय इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दूंगा, इसलिए हम कैसे कंपाउंड लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में भी दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे लिख लेना इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स में भी दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक तो मेरे पास होता है मोल्टन कंपाउंड एंड दूसरा बेसिकली होता है एक्वस। एक तो मैं बोल सकता हूँ मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन कंपाउंड ना बोल के मॉल्टन स्टेट बोलते हैं, एंड दूसरा बेसिकली क्या होता है एक्वस होता है। मॉल्टन स्टेट बेसिकली मतलब क्या होता है पता है, मान लो जैसे घी है, घी को अगर तुम सिंपली क्या करोगे एकदम सॉलिड स्टेट जैसे तुम उसको क्या बोलते हो सर जिसमें हम रोटी बनाते हैं कंटेनर क्या बोलते हैं इसको, मान लो जैसे मैं मान लो कटोरी में घी लेके लग गया, जैसे मैं गैस पे रखूंगा क्या वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा। वैसे मॉल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघल, कोई भी चीज़ को मैंने सॉलिड चीज़ है उसको अगर मैं जैसे मैं किसी भी हीट उसको सप्लाई करूँ क्या वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा। वैसे हम क्या कहते हैं एक मॉल्टन कंपाउंड लेके आऊंगा और यहाँ पे सिंपली रख दूंगा, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा सिंपली क्या होगा उसके वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी वो अपने आप टूट जाएगा। तो मॉल्टन स्टेट बेसिकली वो होता है ऐसे कंपाउंड
जो हीट करने पे पिघल जाए, हीट करने पे पिघल जाए या फिर टूट जाए, हीट करने पे बेसिकली क्या बोलो, पिघल जाए या फिर टूट जाए, क्या लिखना, दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख लो। हीट करने पे टूट या पिघल जाए, पिघल कैसे लिखते हैं हिंदी में यार, पिघल जाए, मतलब कि मॉल्टन स्टेट बेसिकली ऐसे कंपाउंड को, मॉल्टन स्टेट कई बार नाम सुना होगा बचपन से, मॉल्टन स्टेट ऐसे कंपाउंड होते हैं बेसिकली जैसे मैंने उसको हीट किया, हीट करोगे ना क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा। जैसे घी है, घी को तुम लेना और कोई घी सॉलिड स्टेट में होता है, अब बेसिकली क्या करना, उसको धूप में रख देना, देखना कुछ टाइम बाद वो पिघलना स्टार्ट, क्यों पिघलना स्टार्ट होती है, क्योंकि एक तरीके से मॉल्टन कंपाउंड है, मीन्स बोल सकते हैं मॉल्टन कंपाउंड का एग्जांपल है। मॉल्टन कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे हीट मिलना स्टार्ट होगा, क्या होगा, वहाँ पे पिघलना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे उसका क्या जरूरत है, या तो मैं एक्वस कंपाउंड लूंगा, एक्वस मतलब कि पानी के अंदर लूंगा, कोई भी कंपाउंड को मिला दूंगा, एंड दूसरा क्या होगा, मैं मॉल्टन स्टेट वाले कंपाउंड लूंगा। मॉल्टन स्टेट वाले क्यों लूंगा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे बैटरी जैसे मैं ऑन करूँगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉल्टन कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, फिर वाइब्रेशन होगा, ऐसे वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, टूटना स्टार्ट करेगा कंपाउंड, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये बेसिकली हमारा कुछ बेसिक सेटअप था, बेसिक हमारे पास कुछ कीवर्ड था। एक तो इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या होता है, बेसिकली ये सब बेसिक इसलिए बताया ताकि एक्सपेरिमेंट जो लैब में परफॉर्म करते थे, ये सारा कुछ हमें क्या होता है, देख के सेटअप करके फिर हमें परफॉर्म करना होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा, आई होप सो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग नेचर में कैसा होता है, ये सब पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे ना बेसिकली देखो, भाई डायग्राम तो कचरा हो गया, मैं वापस डायग्राम को वापस बना रहा हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली हमारा एनोड था, ये बेसिकली कैथोड, और मैंने इसको लेटर से कोई बाहर से कोई बैटरी लाके इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ये बेसिकली कैसे होगा, पॉजिटिव है एनोड है, एंड ये बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कैथोड है। मान लो यहाँ पे अब रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखो मान लो लेटर से कोई भी, ये मान लो मेरा एनोड है, ठीक है, मानना कि एनोड है ही, और ये बेसिकली क्या कैथोड है, और यहाँ पे मान लो कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कोई भी कंपाउंड है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, कंडक्ट कराने के लिए परमिशन थे, मींस बोलते ठीक है तुम हमारे से अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो हम टूट जाएंगे, फिर जो भी होना होगा वो हम प्रोसेस पूरा इलेक्ट्रिसिटी के साथ मतलब कि उसके साथ हम बेसिकली खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी ऑन किया, बैटरी ऑन करूंगा तो सिंपली जो भी यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड होगा, लेटेस्ट से मान लो कि एनोड और कैथोड में चलो लेते एसी ले लेते, एसी कोई कंपाउंड है, ठीक है। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया तो क्या होगा, ए और सी आपस में टूटना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कम, यहाँ पे मैं बैटरी ऑन करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी जिससे रॉड में क्या होगा, वाइब्रेशन आना स्टार्ट होगा, एनोड कैथोड में, जिसके वजह से अंदर क्या वाइब्रेशन के टूटना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा धीरे धीरे स्लोली क्या टूटेगा, तो टूटेगा ना, देखो या तो प्लस, एक तो प्लस में जाएगा और दूसरा क्या होगा, माइनस में जाएगा। अब देखो ध्यान से, मान लो कि ये मेरे पास जो है उसका नेचर में कैसा है, प्लस है, ए प्लस है, एंड जो सी है वो बेसिकली वो मान लो कि नेगेटिव है। तो देखो जो प्लस वाला है, अब प्लस वाला जो है मान लो जैसे टूटा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी से कनेक्ट, मान लो जो यहाँ पे कंपाउंड था ए सी, ठीक है। अब ये टूटना स्टार्ट होगा, ए बेसिकली कैसा नेचर में था, ए पॉजिटिव, ए प्लस, ऐसे टूटना स्टार्ट करेगा, ए प्लस हर जगह, और सी मान लो मेरे नेचर में कैसा नेगेटिव है, सी नेगेटिव, बस एक एग्जांपल देखना। अब क्या कर, देखो पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव जो बेसिकली जब टूटा तो पॉजिटिव बोलेगा कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे, मैं तो भिखारी हूँ। देखो हमें पता है केमिस्ट्री में पता है एक बात कि जो भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेसिकली नेचर में कैसा होता है, हमारे पास उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो भी एलिमेंट जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पावरफुल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो जो ए प्लस है अब वो तो चाहेगा, मान लो एक कोई कंपाउंड है उस पर चार्ज कैसा प्लस लगा हुआ है, जो ए कंपाउंड है वो चाहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले, वो देखेगा कैथोड को देखा यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए, सिंपली जाएगा यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे जाके चिपकना स्टार्ट करेगा। वही सी नेगेटिव देखिए बेचारा जो एनोड है यार उस पर तो प्लस चार्ज है। अब क्यों ना मैं इसको मेहरबानी कर दूँ और सिंपली इस पर जाके क्या होगा, इसको चार्ज देगा, बोले ये ले और तू भी अपना क्या होगा, तू भी अपने आप को स्टेबल कर ले। तो इस तरीके से बेसिकली प्रोसेस होता है। एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सी है वो जाके यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोला ठीक है इलेक्ट्रॉन ले ले तो अपने आप को स्टेबल बना, और जो ए प्लस है वो ए प्लस जाके क्या हो रहा है, कैथोड के पास जा रहा है और बोला ठीक है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ। इस तरीके से बेसिकली क्या होता है प्रोसेस, जैसे ही कंपाउंड टूटता है जो पॉजिटिव वाला रहता है वो कैथोड के पास भागता है, एंड जो बेसिकली जो नेगेटिव वाला रहता है वो क्या होता है, एनोड के पास भाग रहा होता है। तो यही हमारे पास, अगर मैं इसको रिएक्शन में लिखना चाहूँ तो देखो कैथोड पे जो यहाँ पे कैथोड है बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरे पास ए है, ए वाला क्या हो रहा है, इसके पास जा रहा है, ए वाला बेसिकली क्या हो रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन मांगने जा रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन अगर मांगने जा रहा होता है सिंपली क्या होता है, उस पर रिडक्शन हो रहा है। तो देखो ए जो है ए प्लस, मान लो कि इस पे गया, इस पे इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके सिंपली क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा वहीं मेरे पास, और वहीं पे मेरे पास जो एनोड है, एनोड में बेसिकली क्या सी है, सी क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली दे रहा है इसको, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या दे रहा है। तो देखो जो भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या होता है लूज कर रहा था उसे वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। एंड जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को बेसिकली देखो, ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और रिडक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बेसिकली गेन करना, मीन इलेक्ट्रॉन लेना। तो जो सी है जो कैथोड है, कैथोड पे बेसिकली क्या रहा है इलेक्ट्रॉन, मेरे पास जो ए वाला है वो क्या करे, जाके गेन करे। वहीं जो मेरे पास एनोड है, एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, मेरे पास जो सी वाला है, जो मेरा सी जो नेगेटिव है वो बेसिकली क्या करेगा, ए पे जाएगा और बोलेगा ठीक है ये ले इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल कर ले। मीन्स यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपली जो
एनोड होगा उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, जो सी होगा, जो हमारा सिंपल सी बात है, बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, सी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन है उसको सिंपली इसको दे रहा होगा, प्रोडक्ट सी अपना इलेक्ट्रॉन देके प्लस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखो कैथोड में, एनोड में देखो क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है। एनोड देखो कैथोड में, सॉरी एनोड में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इन दैट केस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, नहीं समझ में। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, केमिकल जो कंपाउंड जो टूटना स्टार्ट हो गया, जो पॉजिटिव वाला होगा ना वो किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। अगर हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा होता है, इन दैट केस क्या होता है, वहाँ पे रिडक्शन होता है। कैथोड पे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये यहाँ तक समझ में गया। अब एनोड की बारी, एनोड पे बेसिकली क्या होगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सी वाला होगा ना वो क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना बोलेगा ये ले भैया इलेक्ट्रॉन ले। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अब किसी लूज करता है, इन दैट केस वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये बेसिक है, बेसिक समझ में आ गया ना, तो कोई भी कंपाउंड का फटाफट प्रोडक्ट बना लोगे। सिंपली क्या होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास लगा, जो टूटा, जैसे टूटता है तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमेशा देखना कैथोड के पास भागता है, एंड जो नेगेटिव वाला होगा ना वो हमेशा एनोड की तरफ भागता है। क्यों पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ भागता है, क्योंकि उस वो चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे मैं अपने आप को स्टेबल हो जाऊं। और जो नेगेटिव वाला है, जो यहाँ पे जो भी एलिमेंट जो यहाँ पे नेगेटिव वाला वो एनोड की तरफ क्यों भागता है, वो इसलिए जाता है, उसे दया आ गया, उसने देखा एनोड बेचारा पॉजिटिव, क्यों ना मैं अपना इसको इलेक्ट्रॉन लूज करके इसे स्टेबल बना दूं। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो सिंपली इसको देता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, कौन ए, और बेसिकली जो एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है, सी है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली लूज कर रहा है, मींस अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसलिए यहाँ पे देखो कैथोड में बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आई होप सो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या एक तरीके से बेसिक हमारा अप्रोच था यहाँ पे, कि कैसे अगर प्रोडक्ट टूटता है, बस मुझे दो बातें याद रखना है, कि जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव के पास भागता है, मींस कैथोड के पास भागता है, एंड जो नेगेटिव वाला होगा वो क्या होगा, एनोड की तरफ जाता है, ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव वाला वो इलेक्ट्रॉन दे दे एनोड को, जिससे क्या वो स्टेबल हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब जब ये तो मैंने कोई जनरल मान लिया कि ए और सी, कोई ए सी कोई कंपाउंड था, जब टूटा तो सिंपली ए पॉजिटिव था, सी नेगेटिव था। अब हमें रियल कंपाउंड्स को देखते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgBr2, जब टूटते हैं तो इन दैट केस कैसे मतलब कि भागते हैं एनोड और कैथोड की तरफ, ये हमें देखना है। एक चीज जो की है वो हमेशा देखना, पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव की तरफ भागता है, एंड जो नेगेटिव वाला वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागेगा। क्यों पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागता है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ इसलिए भागता है कि वो दया दिखाना चाहता है कि भैया ये ले इलेक्ट्रॉन, तो अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट कर, दैट्स इट। यही पूरा यहाँ पे कहानी होने वाला है। अब हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट टूट रहा होता है उससे पहले हमें कुछ फैक्टर्स पर बेसिकली डिपेंड करता है, हमारा जो कुछ फैक्टर्स है ना, उसमें हमारा बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स होता है ना, इलेक्ट्रोड्स भी बेसिकली कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो फैक्टर्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, फैक्टर्स ऑन विच जो हमारा प्रोडक्ट है ना, जो हमारा प्रोडक्ट बेसिकली टूटता है, तो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है वो हमें देखना है। फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स, प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स आर